Hello everyone, I hope you all are well and you all are welcome to your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों लास्ट टाइम हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस किया था, उसका मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग समझा दिया, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अभी हम उसके आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आपका एक नाम दिया गया है, उसको मोनोटोनिक फंक्शन। क्या नाम दिया गया है? मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं वो हमें जानना है, ठीक। तो सॉरी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन जो कि या तो इंक्रीजिंग नेचर का है या फिर डिक्रीजिंग नेचर का है, दोनों ही नेचर में, या तो वो इंक्रीजिंग नेचर है या फिर वो डिक्रीजिंग नेचर है, दोनों ही नेचर में हम फंक्शन को क्या नाम दे देते हैं बेटा? मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो अ फंक्शन विच इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन। अ मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे फिर? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आई है? ओके, तो आई थिंक सो कि वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब बात ये आती है कि यहाँ से, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है मोनोटोनिक फंक्शन की, वो कहती है कि या तो फंक्शन इंक्रीज करे या फिर फंक्शन डिक्रीज करे। तो क्या ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ना तो वो इंक्रीज करे और ना ही वो डिक्रीज कर रहा है? आर यू गेटिंग? भाई जब हम ये कह रहे हैं कि कोई फंक्शन या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, दोनों ही कैटेगरी में वो क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक कहलाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि क्या यार ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है कि जो ना तो इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो? तो उसके लिए आंसर है यस, डेफिनेटली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ना तो इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं वो ज़रा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले ग्राफिकली समझो इस बात को। मैंने एक ग्राफ बनाया, से साइन एक्स का ग्राफ ले लो। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से 2 पाई तक, बट मुझे इनफैक्ट 0 से 2 पाई तक लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको 0 से पाई तक लेके ही समझा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम इस ग्राफ को एक काम करते हैं, 0 से पाई तक ले लेते हैं सिर्फ। ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, बट मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है बच्चों? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया पाई, ठीक है। यहाँ पाई बाई 2 पे वैल्यू लेता है ये 1, पाई बाई 2 पे 1 वैल्यू लेता है। यदि मैं इसका नेचर देखता हूँ 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2, कैसा नेचर नज़र आ रहा है आपको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है, और यू कैन से सिंपली इंक्रीजिंग भी बोलोगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद डिक्रीजिंग हो गया पाई बाई 2 से पाई। तो इस फंक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि दिस साइन एक्स फंक्शन y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन y इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन पाई बाई 2 से पाई। बट यदि आपसे कोई बोलता है कि 0 से पाई में बताओ इसका नेचर, 0 से पाई पूरे इंटरवल पे, देखो हमने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें साफ साफ मैंने मेंशन किया था कि कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल पे तभी इंक्रीजिंग कहेंगे उसको जब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। और डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने कहा था, डेरिवेटिव से जब हमने लिंक किया उस बात को, तो हमने कहा कि जो f डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए बच्चे,
एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है क्या, यहाँ पे एक एक्स है और एक एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स ये हुआ और यहाँ पे एक्स थोड़ा सा और मैंने नीचे कर दिया इसको जिससे कि वाई नीचे हो जाए ये वाला, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ा तो वाई तो नहीं बढ़ा, कहाँ तक बढ़ रहा है वो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, सही है ये बात। π/2 से पाई में जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाई डिक्रीज हो रहा है, बट 0 से पाई के बीच में से यदि मैं एक पॉइंट इधर से ले लेता हूँ और एक पॉइंट इधर से ले लेता हूँ तो फिर मेरी ये जो बात है कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वाई इंक्रीज करे वो गलत हो जाएगी। और साथ में दूसरी वाली जो बात है, सॉरी यदि मैं डिक्रीजिंग फंक्शन वाली बात करता हूँ, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई डिक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है, वो वाली बात भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो यदि मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई डिक्रीज करे तो वो वाली बात क्यों ट्रू नहीं है। ये यहाँ पे देखो, चलो एक काम करते हैं, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे देखो एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, एक्स इंक्रीज़ किया तो वाई तो इंक्रीज़ कर गया, वाई तो इंक्रीज़ कर गया। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ा, जैसे जैसे एक्स बढ़ा तो वाई डिक्रीज़ नहीं कर रहा, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई इंक्रीज़ भी नहीं कर रहा। तो मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल पे, 0 से पाई पे, 0 से पाई। सो हम ये कहेंगे कि y इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। हाँ, इस 0 से पाई के जो सब इंटरवल्स बनाए, क्या बनाए, सब इंटरवल्स, तो उन सब इंटरवल्स पे ये जो सब इंटरवल्स बनेंगे अलग अलग, इन सब इंटरवल्स पे ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है, बट टोटल इंटरवल के लिए हम बोलेंगे कि ये ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा है कि एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि कोई पर्सन है वो फॉरएवर अमीर है, अंबानी टाइप, ठीक है, अंबानी टाइप मान लेते हैं, फॉरएवर अमीर है कि आज भी, कल भी, परसों भी, नेक्स्ट डे भी। बट कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, परमानेंट गरीब चल रहे हैं, ख़ानदानी गरीब चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हो गया कि वो डिक्रीजिंग है, परमानेंट। अंबानी टाइप हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का हो गया। बट अब कुछ ऐसा है कि समय के साथ साथ अप डाउन चलते रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले टाइप, ठीक है, कि अभी तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग नेचर में आ गया और कुछ टाइम बाद पता चला कि वो डिक्रीजिंग नेचर में आ गया। तो ऐसों के लिए हम क्या बोलेंगे, ऐसों के लिए हम बोलेंगे कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, छोटे छोटे यदि हम इंटरवल बना दें, कि छोटा छोटा टाइम स्पेन कर दें, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि ये इंक्रीज़ कर रहा है इस वाले टाइम स्पेन पे और इस वाले टाइम स्पेन पे डिक्रीज़ कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ नेचर फंक्शन का भी हो सकता है जिसको हम बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और शॉर्ट में एक बात फिर से बोल देता हूँ मैं कि किसी भी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलना चाहते हो किसी भी इंटरवल पे, तो उस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए, एवरी पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो भी कंडीशन मैंने लास्ट वाली क्लास में बताई हैं। ओके, लेक्चर नंबर 7 के अंदर। ओके है, तो उस लेक्चर नंबर 7 को एक बार फिर से देखिए एंड देन आगे जब हम ये वाली बात पे आएंगे तो ऑब्वियसली ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे, और जो क्वेश्चंस हमारे CBSE में आए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चंस। तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस करते समय आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करो, कौन सी डेफिनेशन यूज़ करो, डेरिवेटिव वाली। ऐसे बोलो कि किसी भी बच्चे के ऐशो आराम के लिए, किसी पर्टिकुलर बच्चे के ऐशो आराम के लिए कंडीशन किस पे जाएगी, उसके पेरेंट्स पे जाएगी। भाई पेरेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यदि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑब्वियसली जो बच्चा होगा उसको ऐशो आराम मिलेंगे, है ना। बट
यदि कोई बच्चे को बिल्कुल भी ऐशो आराम नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही उस बच्चे के पास, बुक्स भी बहुत मुश्किल से वो अरेंज कर पाता है, ठीक है जी, और कहीं मतलब क्लासेस के लिए भी यदि उसे जाना होता है तो मतलब सोचना पड़ता है उसके लिए कि मैं क्या जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ टाइप, ठीक है, और अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं है, बस काम चलाओ टाइप के हैं, तो उसके लिए भी कंडीशन किस पे जाती है, अगेन पेरेंट्स पे जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ पे जो बच्चा है वो कौन है, एफ है। एफ कौन है यहाँ पे, बच्चा। बात समझ में आ रही है। एफ कौन है, उसका पेरेंट। कौन है उसका पेरेंट, माता पिता, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें देखना है बच्चे का नेचर कि बच्चा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे पेरेंट को कि पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली पुअर है या फाइनेंशियली वीक है, ठीक है ना। तो पेरेंट को देखेंगे, यदि पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम बोलेंगे कि बच्चा इंक्रीजिंग है। यदि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम किसको देखेंगे कि भाई बच्चा भी जो है वो कैसा नेचर होगा, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, पेरेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पेरेंट जो है उसके पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा उसका पता कैसे चलेगा, F' पॉजिटिव या नेगेटिव से। यदि F' पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पेरेंट अमीर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल हमें गिवन होगा तो हम बोलेंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है। हाँ, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए यदि ये 0 भी होता है तो भी चलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में। और यदि मैं बोलता हूँ कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल तो स्ट्रिक्टली यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लेस देन 0 यानी कि पापा गरीब हो गए, नेगेटिव हो गया, तो f(x) क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इस वाले केस में स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दो, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। तो हमें सबसे जो मेन है वो किसके ऊपर कंडीशन डाल रखी है हमने, F' के ऊपर। इसको हम चेक करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव और बताएंगे कि जो बच्चा है यानी कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, समझ गए ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ रहे हैं फाइनली क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT पेज नंबर है आपका 201। बोला हुआ है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x, x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि बच्चा परमानेंटली अमीर है, अंबानी टाइप का, ठीक है, अंबानी का जो बच्चा वैसा है ये, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो ठीक है, कैसे शो करेंगे बताओ, हम अंबानी को देखेंगे, मीन्स F' को देखेंगे। तो F' निकाला हमने, पेरेंट पापा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। अब मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो ये शो हो जाएगा कि जो बच्चा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब कैसे शो करेंगे वो मुझे देखना पड़ेगा यार। 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको देख के एक फीलिंग आ रही है, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस का 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो प्लस 1 तब आएगा जब यहाँ पे अलग से 3 होता, 3 कॉमन आ जाता ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 4 को ब्रेक कर देता हूँ, होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना चाहता हूँ, जिसको आप बोलते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो दिस नाउ
3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x प्लस का ये 1 प्लस में ये 1, विच बिकम्स 3 बाहर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का ये 1। बोलो यस और नो। अब आप क्या बोलोगे, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा, क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव। ये मिस्टेक मत करना बेटा, पॉजिटिव बोलने की मिस्टेक मत करना। ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। क्या होता है, नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये ज़ीरो भी तो हो सकता है, ठीक है। तो दिस मे बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो और उससे बड़ा, ठीक है। ज़ीरो कब होगा, जब x आप 1 डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा। साथ में क्या ऐड हो गया, साथ में ऐड हो गया 1, तो अब फाइनली वैल्यू क्या हो गई इसकी, फाइनली हो गया ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट इट एज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इज दिस राइट। और ये किसके इक्वल है, f डैश x, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R implies fx is strictly increasing on R। बोलो बच्चा, समझ में आया, यस और नो, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ, इसके बेसिस पे अब आप 6.2 करने लायक हो गए हैं। 6.2 के जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, बट अभी मैं 6.2 के ऊपर ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूशन में 1-2 वीडियो और आएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं अभी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स गिवन है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई से है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो आप, एफ डैश एक्स निकाल लो, माइनस का साइन एक्स आ गया, ओके, माइनस साइन एक्स आ गया। अब मुझे इंटरवल दिए हुए हैं, देखो जब आपको इंटरवल दिए हुए हैं तो आप इंटरवल को यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो कि उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का नेचर कैसा आ रहा है, एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ रहा है, डोंट से नेचर, एफ डैश एक्स का क्या बोलो, साइन, और एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड करेगा एफ एक्स का नेचर, ठीक है। तो क्योंकि इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से पाई, पहले पार्ट में दिया हुआ है x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। जब x 0 से पाई के बीच में है तो सोच के देखो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन एक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू देखनी है, तो हमें पता है कि दिस इम्प्लाइज साइन एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल दीज एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स बिकम्स नेगेटिव, और माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, एफ एक्स का नेचर, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन व्हाट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंड पार्ट 0 से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई पे आप देखो तो साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स बोलो, पाई से 2 पाई कौन से क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। पाई से 2 पाई यार ये तो पता है ना, पाई से 2 पाई का मतलब ये हो गया, पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई यहाँ पे होता है, तो पाई से 2 पाई ये हो गया, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, और दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स नेगेटिव होता है। साइन एक्स यदि नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस। और माइनस साइन एक्स कौन है हमारा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई से 2 पाई,
ठीक है। अब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई की यदि मैं बात करूँगा तो आप साफ साफ देख रहे हो कि यार 0 से 2 पाई के बीच में हमारे पास पाई आता है। इस वाले पार्ट पे क्या है फंक्शन, इस वाले पार्ट पे f(x) क्या है, हमें पता चल गया 0 से पाई पे f(x) क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस वाले पार्ट पे है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस वाले सेकंड वाले पार्ट पे क्या है, इस वाले पार्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस पूरे पार्ट के लिए आप क्या बोलोगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये तो बोलोगे। बात समझ में आ रही है। थर्ड पार्ट, क्योंकि f(x) की वैल्यू कुछ वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे तो पॉजिटिव है और इस वाले पार्ट पे नेगेटिव है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव नहीं है फॉर ऑल x, ये नेगेटिव नहीं है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। बात समझ में आ रही है बेटा। क्योंकि कुछ पार्ट पे पॉजिटिव है और कुछ पार्ट पे नेगेटिव है, तो मैं पूरे इंटरवल 0 से 2 पाई के लिए कह सकता हूँ कि ना तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और ना ही ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। इसका मतलब नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप थर्ड पार्ट को कुछ इस तरह से शो कर सकते हो। समझ में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे बच्चों। ओके, वेरी गुड। चलें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो देखें। हाँ जी, y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस में x, y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस में x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस में x। बोला हुआ है कि x -1 से बड़ा है, ये हमें दिया हुआ है। शो करना है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो डोमेन तो साफ साफ दी हुई है ना, x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, ठीक है। ये हमने 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है -1 से बड़ा x। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास -∞, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे -1। तो हमें जो इंटरवल दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट पे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर रखता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो बच्चों। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, dy/dx। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस 1 प्लस x का 1 माइनस u अपॉन वी रूल लगाऊँ, इसको रखा है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, इसको रखा है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव अपॉन में इसका होल स्क्वायर। ओके है। चलो 1 अपॉन में 1 प्लस में x माइनस 4 प्लस में ये 2x माइनस का ये 2x अपॉन में 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। 2x चले गए, इन दोनों में एलसीएम ले लिया आपने, तो 2 प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन में बोलो बच्चे हो 1 प्लस में x इंटू 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। ओके। अच्छा, होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा और 4x भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा अपने पास, ऊपर बचेगा x² अपॉन में नीचे आ गया 1 प्लस में x इंटू 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। ये आ गया, मतलब f(x) यानी कि dy/dx तो आप निकाल ही सकते हो u अपॉन वी रूल से, एंड देन सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। अब मुझे क्या शो करना है कि इस इंटरवल पे ये जो दिया हुआ है x की वैल्यूज़ का इंटरवल,
इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे जो आपका dy/dx है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से ग्रेटर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो x² होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकती है, और 0 इसलिए भी हो सकती है क्योंकि x जब -1 से बड़ा है तो -1 से बड़े नंबर्स के बीच में ही 0 कहीं आएगा। तो जब x 0 होगा तो उस समय x² भी 0 हो जाएगा, और अदरवाइज तो पॉजिटिव रहेगा। एंड यदि मैं इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में x, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। एंड साथ में क्या आ रहा है 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस में x जो होता है वो तो ऑलरेडी 1 प्लस x होता है, और जब यही पॉजिटिव है तो साथ में एक ऐड और हो गया तो वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर 2 प्लस में x का जो होल स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो गया, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। आर यू गेटिंग? सो -1 से बड़े नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव स्ट्रिक्टली, नीचे वाले में से कोई 0 भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगे, और ऊपर वाला 0 हो सकता है ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए होगा। किस पॉइंट के लिए? 0 के लिए। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज़ द कंक्लूजन हेयर, देयरफॉर dy/dx इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, which implies fx or you can say y is increasing on the interval -1 से infinity। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? तो इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 6.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो 6.2 के। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जैसे, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 9 ये आप ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। जो हो जाए अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप मुझे डाउट्स सेशन में, मतलब डाउट्स में बोल देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, तो आई थिंक सभी को समझ में आया। ओके